लाइफ में कुछ नया चाहिए? बोर हो गए हैं आप पुरानी चीजों से? कुछ डिफरेंट, कुछ बेटर? अरे, अगर आपके ख्याल एडवेंचर जोन में जा चुके हैं तो उन्हें वापस लाइए। हम तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप स्टेबल रिटर्न्स और डिसिप्लिन अप्रोच के अलावा कुछ और भी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में, दैट इज बैंकिंग एंड PSU फंड्स। और साथ ही बात करेंगे इस फंड में इन्वेस्ट करने के टैक्स इम्प्लीकेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कैसे मैनेज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर बैंकिंग एंड PSU फंड्स। बैंकिंग एंड PSU फंड्स एक्चुअली डेट फंड्स होते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं। डेट फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। ये सारी सिक्योरिटीज जनरली गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स एटसेट्रा इशू करते हैं। इन फंड्स को रिलेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कैटेगरी में डाला जाता है और ये फंड्स जनरली स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। डेट फंड के फंड मैनेजर्स उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती हैं। मैनेजर्स का एम होता है कि पैसा सेफ रहे और सही टाइम पर सिक्योरिटीज को सेल करके प्रॉफिट कमाया जा सके। थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। बैंकिंग एंड PSU फंड्स वो फंड्स होते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो बैंक्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। टू सम अप, नॉर्मल डेट फंड्स किसी भी इश्योर की सिक्योरिटीज को फंड में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग और PSU फंड्स में सिर्फ बैंक और PSU द्वारा इशूड सिक्योरिटीज ही इंक्लूड करते हैं। सिंस बैंकिंग एंड PSU फंड्स आर डेट फंड्स, द टैक्सेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेक्स्ट समझते हैं इनकम टैक्स ऑन बैंकिंग एंड PSU फंड्स। डेट फंड्स या बैंकिंग एंड PSU फंड्स में टैक्सेशन कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें टाइम पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 के पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद बैंकिंग एंड PSU फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपके गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में आएंगे। फिर आप कितने टाइम के लिए फंड होल्ड कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। जो भी आपके गेन्स हैं वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएंगे एंड यू विल बी टैक्स्ड एज पर योर स्लैब रेट। चलिए अज्यूम करते हैं कि आपने 1 मई 2023 को बैंकिंग एंड PSU फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब आप ये इन्वेस्टमेंट 31 दिसंबर 2025 को सेल करने का डिसाइड करते हैं। इस टाइम तक आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹11.2 लाख हो जाएगी, मतलब कि आपके गेन्स की वैल्यू ₹1,20,000 है। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको ₹36,000 का टैक्स एप्लीकेबल होगा। इस सिनेरियो में टैक्स कैलकुलेट करना सिंपल है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले बैंकिंग एंड PSU फंड्स में इन्वेस्ट किया था, इस केस में अगर आपने 36 मंथ से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर लिया तो आपके गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में आएंगे और ये गेन्स आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएंगे एंड यू विल बी टैक्स्ड एज पर योर टैक्स स्लैब, सेम जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 इयर्स या 36 मंथ से ज्यादा है तो आपके गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे एंड विल बी टैक्स्ड एट 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। आई एम श्योर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपके लिए एक नया टर्म है, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडेक्सेशन एक प्रोसेस है जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट के टैक्सेबल गेन्स को रिड्यूस करता है। इसका मतलब है कि आपको टैक्स कम देना पड़ता है। इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि CII को फैक्टर करके इंडेक्सेशन बेनिफिट देता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये कैसे यूज होता है इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अज्यूम करिए कि आपने 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए एक डेट फंड में इन्वेस्ट किया और 1 जनवरी 2024 को आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 1,50,000 रुपए में सेल कर दिया और इस टाइम पर CII की वैल्यूज कुछ ऐसी थी। ईयर 2020 में CII का वैल्यू था 289 और ईयर 2024 में CII का वैल्यू था 348। इन वैल्यू के बेसिस पर इंडेक्स्ड परचेस प्राइस यानी कि IPP का वैल्यू कैलकुलेट होता है, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो IPP की वैल्यू आएगी 1,20,400 रुपए।
इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 348 would be divided by 289, that comes to 1.204. That would be multiplied by rupees 1 lakh, that comes to rupees 1,20,400. तो आपके टैक्सेबल कैपिटल गेन्स होंगे विद इंडेक्सेशन बेनिफिट रुपीज 29,600. अब भला ये कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल है, सेल प्राइस माइनस इंडेक्स्ड परचेस प्राइस, यानी कि रुपीज 1,50,000 माइनस रुपीज 1,20,400 रुपीज. दैट कम्स टू रुपीज 29,600. इन नॉर्मल केस 20% टैक्स रेट के हिसाब से आपको 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ता, बट विद इंडेक्सेशन आपको सिर्फ रुपीज 5,920 टैक्स देना पड़ेगा. टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है व्हेन इन्वेस्टिंग इन बैंकिंग एंड PSU फंड, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर. सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि ये फंड्स आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन से अलाइंड हैं, एंड देन आप इनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो क्या आप बैंकिंग एंड PSU फंड में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.